11वीं क्लास में था मैं। एक बहुत ही खूबसूरत चुलबुली सी लड़की आई हमारे मोहल्ले में। पूरा मोहल्ला उसके पीछे बर्बाद था। मैं और विजय सहगल तो तबाह हो गए थे, हम उसके पीछे ही चलते रहते थे। तो 2 महीना चलने के बाद विजय सहगल बोला, यार इसको बोल दे आई लव यू। तो फिर 1 महीना उसके पीछे चला। छोटे शहरों में पीछे चलता आदमी बहुत टाइम। आजकल तो 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। उस जमाने में 6-6 महीने लग जाते थे एक्सचेंज में भी। तो 1 महीना और चलने के बाद मैंने एक दिन उसको बोल दिया, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। अच्छा, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल की थी, आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। मैंने कहा, हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो मैडम, मैडम आई लव यू। तो वो बोली मी टू। तो अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी। मैंने कहा लगा मी टू। मैंने कहा कुछ मारने वाली लगी। तो मैंने कहा सहगल बोल रही है मी टू। कहता मी टू का मतलब मैं भी। मैंने कहा तू भी मतलब एक फूल 2 माली। कहता नहीं, इसका मतलब अंग्रेजी में मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, अगली बार मिलेगी तो बोल देना आई वांट टू किस यू। तब मुझे लगा कि ये दोस्त जो है मेरा मुझे पिटवा कर खुद उसके साथ लपकना चाहता है। पर उसने कहा बोल तो दे। मैंने कहा पागल हो गया, उसको बोल दूंगा आई वांट टू किस यू तो मुझे लपड़ नहीं मारेगी। तो कहता एक किस के लिए 4-5 थप्पड़ खा लेना। तो मैंने उसको बोला हेलो एक्सक्यूज मी। फिर मिल गया 1 महीने के बाद में उसको, हेलो मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी, लव यू, हेलो डार्लिंग, हेलो 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 वांट टू किस यू। और थप्पड़ आने के इंतजार में खड़ा रहा। लेकिन वो बोली स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन। मेरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर बाद में पता लगा कि एनुअल फंक्शन में तो भी 8 महीने बाकी हैं। तो मैंने कहा सहगल वो तो 8 महीने बाद किस कर रही है। तो सहगल बोलता तूने आज तक कितनी लड़कियों को किस किया है। मैंने कहा एक को भी नहीं। तो कहता एक किस के लिए 8 महीने नहीं रुक सकता, चल तब तक किस की प्रैक्टिस कर। मैंने कहा किस की प्रैक्टिस कैसे। कहता कोई गिलास विलास लेकर प्रैक्टिस कर। उस लड़की ने सडनली मुझसे कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें किस करूंगी कि मैं साड़ी पहनकर आ रही हूं, तुम सूट पहनकर आना। अब मेरी पुश्तों में 7 पुश्तों में किसी ने सूट नहीं पहना था। तो उसने कहा लिसन, तभी किस करूंगी जब सूट पहन कर आऊंगी, आओगे। तो शाम को हम सब लोग खाना खा रहे थे। मेरे भाई के हाथ में नवाला था, मेरे पिताजी पानी पी रहे थे और मेरी माँ गरम गरम सब्जी मेरे पिताजी की प्लेट में डाल रही थी। तो मैंने पिताजी से कहा पापा 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 सूट चाहिए। मेरे भाई का नवाला मुंह से बाहर निकल आया। पिताजी का पानी कान से बाहर आ गया। और मेरी माँ जो गरम गरम सब्जी पिताजी की प्लेट में डाली थी उनके पजामे पे डाल दी। सूट सूट किस लिए चाहिए तेरे को। मैं पापा 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 हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रिंसिपल ने कहा है कि तभी तुमको प्राइज मिलेगा जब सूट पहन कर आओगे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि प्रिंसिपल ने कभी जिंदगी में सूट पहना है। क्या जी, उन्होंने सूट बनवा कर दे दिया। तो हमने तय किया कि एक रेलवे ब्रिज के नीचे किस करेंगे। तो मैं और विजय सहगल सुबह सुबह जाकर उस ब्रिज के सारे बल्ब तोड़ाए। हम अपनी किसिंग वाली घटना का कोई चश्मदीद गवा नहीं चाहते थे। खैर तो 8:30 बजे आई साड़ी में, और मैं भी अपना ब्लू सूट विद वाइट स्ट्राइप्स, बहुत ही हॉरेंडस सूट था और फिटिंग तो उसकी पता नहीं क्या थी, और बैठ गया। खामोशी। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि छोटे शहरों में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं थोड़ा डरा हुआ नहीं था। पर उस लड़की का घर जो था वो बिल्कुल जहां ये आपका दरवाजा है ना वहीं पर था। और पता नहीं हमें क्या सूझी थी, इस ब्रिज के नीचे हम किस करने वो बैठ गई। तो अब किसिंग का इंटरेस्ट देख रहे हैं आप। अब अगर मैं बोलूं किसिंग का बाकी किस्सा ब्रेक के बाद तो आप मुझे मारेंगे। तो 1-1 सेकंड जो है 1-1 घंटे के बराबर लग रहा था। खैर मैंने अपनी किस्मत अपने होठों पर ली और उसकी तरफ बढ़ा। वो भी आंखें बंद करके मेरी तरफ बढ़ी। अब ये बेआबरू या बेसब्र होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे। अचानक उसके घर की लाइट जल गई और उसका बाप हाथ पांव ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। विजय सहगल ऊपर से चिल्लाया, ओए मत करियो। मगर मेरे होंठ निकल चुके थे। उसने अपने घर की तरफ देखा, मेरे उसके होंठ उसके कान में जाकर किस करने लगे। उसने कहा इडियट, कान से हटो, कान में क्या कर रहे हो। तो मेरा पहला किस था जो भी डिजास्टर था। सही बात है ये किस्सा। हमारे मोहल्ले में वो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले पिक्चर दिखाते थे। तो मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था। तो फिल्म दिखा रहे थे उपकार। मनोज कुमार ने सबसे बड़ा उपकार मेरे साथ किया था। मेरी बगल वाली सीट पर एक छोटी सी लड़की को बिठा दिया था।
ये छोटे बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने छोटे होते नहीं हैं। तो फिल्म देखते देखते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मनोज कुमार का गाना चल रहा था, मेरे दोस्त देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यहां मेरे बारे में वो सच हो रहा था। फिल्म खत्म हुई, दूसरे दिन वो लड़की का भाई मेरे पास एक चिट्ठी लेकर आया और चिट्ठी में लिखा था, प्यारे अनुपम, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का करार चला गया है। मतलब बहुत ही फिल्मी ढंग की चिट्ठी थी। ये हिंदी फिल्मों ने बच्चों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बच्चों को लेटर लिखना सिखा दिया है, लव लेटर। मैं वो लेटर लेके अपने दोस्त के पास भागा, मैंने कहा भाई विजय ये लव लेटर आया है। तो हम दोनों ने, अरे उसने कहा वेरी गुड। तो हम दोनों ने 4-5 शेरो शायरी की किताबें ढूंढी और उसमें से एक शेर चुन लिया हमने, विच बिकेम माई फर्स्ट लव लेटर। मैंने लिखा कि किसी के कान में हीरा, किसी के हार में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा। तो जैसी चिट्ठियां एक्सचेंज हुई ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो गई। नेक्स्ट स्टेप था फोटो एक्सचेंज। उस जमाने में फोटो में बहुत एक्सचेंज करते थे। तो मैंने शिमला के रोशन स्टूडियो में जाकर अपनी जिंदगी का पहला पासपोर्ट फोटो खिंचवाया, कभी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही डरावना था। हमने अपनी प्रेम लीला के लिए रामलीला को चुना। तो नीचे दर्शकों में रामलीला देखने के लिए मेरी माताजी बैठी थी और ऊपर बैल्कनी में मैं बैठा था, मतलब मैं खड़ा था। तो जैसे ही उसने बगल वाली बैल्कनी से उस लड़की ने फोटो मेरी तरफ खिसकाई, मैंने अपनी फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। ठीक उसी वक्त स्टेज पर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और वो मेरे हाथ से फोटो छूट के जाके गिर गया, पड़ा गया मेरी मां की गोद में। मां ने फोटो देखा, बेटे का फोटो, फोटो पलट कर देखा, उस पर लिखा था मेरी प्यारी, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, तुम्हारे प्यार में गर्क अनुपम। मां ने ऊपर देखा, मैं विजय सहगल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उस दिन रामलीला में हे धरती मैया मुझे अपनी गोद में संभाले कहने वाले 2 लोग थे, सीता मैया और मैं। ये किस्सा। अनुपम जी, हमारी फिल्मों में तो परंपरा तो यह है कि कोई 60 साल का एक्टर हो जाता है, वो भी पेड़ों के पीछे लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। आप अकेले ऐसे एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आए, शायद 27 साल की आपकी उम्र थी, लेकिन आपने 70 साल के आदमी का रोल किया। ये इल्जाम है या तारीफ है? मेरे ख्याल से देखिए, जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का कोर्स दिल्ली से किया और मेरे बाल उतरने शुरू हो गए थे। जब मैं बंबई पहुंचा तो मैं बहुत पतला था, बाल थे नहीं। मैं इतना पतला था कि मैं अपने बारे में कहता हूं कि आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आइज। बाल थे नहीं और मैं लोगों को कहता था मुझे हीरो बनना है। तो बहुत सारे धक्के खाए मैंने। इस दौरान मैं महेश भट्ट साहब से मिला। महेश भट्ट साहब एक ऐसे कलाकार की तलाश कर रहे थे, नए कलाकार की, जिसको वो मेन रोल दे सकें सारांश में। जब मैंने सारांश का रोल सुना तो मुझे लगा कि ये मुझे एक्टिंग के बेस पे शायद नहीं मिल रहा, मेरे बाल कम है इसकी वजह से मिल रहा है। और वो इतना सशक्त रोल था कि कोई पागल ही होता जो उस रोल को मना करता। उसके बाद में आप पूजा भट्ट के डैडी बने, आप शाहरुख खान के पापा बने, अपनी बराबर की उम्र के अनिल कपूर के ससुर बनते रहे। अनिल कपूर को अच्छा नहीं लगेगा ये। अनिल कपूर तो ये कहते हैं कि अनुपम खेर ये बाप के ससुर के रोल इसलिए करते हैं, इस बहाने हीरोइन को बार बार गले लगाने का मौका मिलता है। आपकी ऑडियंस इस सवाल से बहुत खुश हो गई है, क्योंकि हर एक के दिल में कहीं ना कहीं हीरोइन को गले लगाने का ख्वाब तो होगा। भाई मैं अनिल कपूर साहब से ये कहूंगा कि वो भी बाप और बेटे अंकल का रोल कर लें, उनको तो बिना वो रोल करे ऐसा है नहीं। क्योंकि जब बाप और अंकल का रोल करते हैं तो जज्बात बाप और अंकल के ही होते हैं। जब कोई लव सीन हीरो करता है तो वो जज्बात कुछ अलग होते हैं। लेकिन बचपन से मैंने सुना आप देवानंद साहब के फैन थे। उनकी गाने, उनकी एक्टिंग, उनके गाइड का रोल आपका फेवरेट रोल था। जी जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देवानंद साहब आज 80 साल की उम्र में भी हीरो हैं? देखिए, पहले बात मैं देवानंद साहब का अभी भी बहुत बड़ा फैन हूं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि जो कलाकार पेड़ों के आसपास भागता है, हीरोइन के पीछे भागता है, समुंदर में उठकर किलकारियां खेलता है, वो हीरो होता है। इंटरनेशनल सिनेमा पर क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूं, मुझे लगता है कि जो आदमी मेन कैरेक्टर करता है, जो आदमी डिफिकल्ट रोल करता है, वो हीरो होता है। आप अपने आप को हीरो मानते हैं, लेकिन हीरोइन तो कहती होंगी ना कि क्या करूं राम बुड्ढा मिल गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी रोजी रोटी थोड़ा है। हीरोइन के बोलने से अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो आज मैं यहां थोड़ा होता।
ये तो अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे इस बात से, मैं तो कहता हूं कि भगवान बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा कर सके कि जो इस तरह के रोल कर सकें। आप बताइए कौन है मेरा सानी? मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन 22 साल में अभी दूसरा अनुपम खेर तो पैदा नहीं हुआ। वजह ये तो नहीं है कि चूंकि बाल कम है सिर पे तो इसलिए वही रोल मिलते हैं? क्या है कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज, और तीसरे किस्म के नहीं है। एक बड़ा अच्छा गाना मैंने बनाया था जो मैं स्टेज शोज करता था पहले। वो एक गाना था ऐ मेरे प्यारे वतन, उसकी धुन पर सुनना चाहेंगे आप? ऐ मेरे बिछड़े बालों फिर से उगाओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूं, मैं भी अब गंजों में हूं, सिर हुआ वीरान। फिर पास्ट को याद करके बोलता है आंखों और माथे पे कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम, सूना ये सर कर गए तुम ते कब के घर गए, रह गए दो कान। मैंने तो हर चीज को ह्यूमर में लिया है क्योंकि मैंने जिंदगी को ह्यूमर के अंदाज से ही सीखा है। मुझ में ये कमी मुझे तो महसूस नहीं होती है। मैंने सुना कि आपने काफी कोशिश की थी बाल उगाने की, कभी सिर दही में रख के सोते थे। अरे जी बिल्कुल। मैंने वो हर कोशिश की है जो आज का बालों वाला आदमी करता है जिसके बाल गिरने शुरू होते हैं। मैं वो रीठा बोलते हैं, रीठा क्या बोलते हैं, आंवला या कुछ, उसको पीस के 3 दिन जमीन के अंदर गाड़ के फिर 4 दिन लगा के बैठा रहता था। फिर मुझे किसी ने बंबई में कहा, और बंबई में एक्टर बनने गया था, तो कंघी करता था, कंघी करने से डरता था, फैन से डरता था, टैक्सी में गाड़ी नीचे रखने से डरता था शीशा। किसी ने मुझे कहा कि ऊंट का सुसु लगाने से बाल भागते। तो मैं जुहू बीच पे ऊंट के पीछे खड़ा हो जाता था प्लास्टिक की बोतल लेके। डेस्परेट था, फिल्मों में काम करना चाहता था, काम मिल नहीं रहा था, बाल निकल रहे थे। अब मुझे नहीं पता था कि ऊंट 3-4 दिन लेता है। और यह भी नहीं पता था कि जब करता है तो बारिश गिराता है। सरकार मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन जब बाल झड़ने लगते हैं तो कभी वापस नहीं आते, कोई उम्मीद नहीं है। बट आई एम हैप्पी, आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट फैशन। ये अब फैशन है, हर आदमी जो है, ब्रूस विलिस को ले लीजिए, हिंदुस्तान में सब एक्टर्स को ले लीजिए, और तो और एक्ट्रेसेस भी अपने बाल कटाने लगी हैं। तो ये तो हमने एक प्रथा शुरू की है, जो देश है और जो विदेश है वो बालों के बगैर लोगों का ही है। कौन कहते हैं ये बुढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते, ये इश्क करते हैं लोग, इन पे शक नहीं करते। कभी इसका फायदा मिला है आपको? बताएंगे कभी इसका फायदा मिला है आपको? शो के बाद मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा अमिताभ बच्चन से क्यों टकराते रहते हैं? अरे? जैसे अभी नेशनल अवार्ड्स की बात चली है, उन्होंने जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू करा तो आपने 10.25 करोड़पति शुरू कर दिया। तो ऐसे क्यों होता है? नहीं, मैं तो अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी कोई ना मेरी इच्छा शक्ति है, ना मेरी ऐसी हिंदी फिल्म में कहा जाता है औकात है कि मैं उनसे टक्कर लूँ। मगर जहाँ तक नेशनल अवार्ड की बात है, मैं इस बारे में, मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मैंने मीडिया से सुना है कि मुझे एक अवार्ड मिला है और एक अवार्ड उनको भी मिला है। जहाँ तक सवाल 10 करोड़ का है, वो तो मुझसे पूछा गया था करने के लिए, और मैं फेलियर से घबराता नहीं हूँ, और इस वजह से कि मैं घबरा जाऊँ और मैं उसके लिए कोशिश ना करूँ, ये मैं सोचता नहीं हूँ। मैंने गांधी को नहीं मारा में एक बहुत खूबसूरत पोएम है, वो लाइनें जो हैं रजत जी, वो मेरी ज़िंदगी का अभिन्न अंग हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अनुपम, एक जमाने में जावेद अख्तर साहब कहते थे कि हिंदी की फिल्म अगर बनानी है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक रॉस्टॉक और एक अनुपम खेर। हर फिल्म में आपको रोल मिलता था जी। लेकिन अब जमाना यह आ गया कि ढूंढने से मिलता है अनुपम खेर। देखिए, जब मैं बहुत काम करता था, साल में 25 फिल्में करता था, तो लोग कहते थे अरे बहुत काम करता है।
अब मैं कम काम करने लगा हूं तो लोग कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है या कम काम करता है। लेजी नंबर 1 तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो बहुत काम करता हूं। ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं कि अनुपम खेर आजकल काम ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने काम, एक ज़माने में जब मैंने बहुत भूखमरी देखी थी, जब मैं सड़कों पर रहा था, प्लेटफॉर्म पे सोता था, उसके बाद जब मुझे काम मिला तो मैंने सोचा कि अब इतना काम मिलेगा, मैं 24 घंटे में 22 घंटे काम करूंगा। फिर 10-12 साल मैंने ऐसे काम किया, 15 साल। फिर मुझे काम से तकलीफ होने लगी कि मैं सेम काम क्या करता रहूँगा। जब मैं ही एज ए पर्सन ग्रो नहीं कर रहा था तो वो काम जो मैं करूँगा उसको कैसे अच्छे तरीके से करूँगा। तो मैंने चुनना शुरू कर दिया कि जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो मैं वही करूँगा। अब मैं चुनता हूँ। आई एम द किंग, आई एम नॉट लेजी नंबर 1। जिस रोल के बारे में, सारांश के बारे में पब्लिक ने इतना पसंद किया, अगर उसका इतिहास देखें तो रोल मिलने से 10 दिन पहले आपको हटा करके संजीव कुमार को वो रोल दे दिया गया था और काफी रोए गए थे आप तब। मेरे एक दोस्त ने मुझे 10 दिन पहले फोन करके बोला कि भाई मैं कल राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में गया था और मैंने सुना है कि तुमको इस फिल्म से निकाल दिया गया, जिसके लिए मैं पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा था, और आपकी जगह संजीव कुमार साहब को ले लिया गया है। तो मैंने महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया, मुझे लगा किसी ने अफवाह फैलाई है। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब क्या ये सही है कि आपने मुझे निकाल दिया? कहते हाँ यार, वो राजश्री प्रोडक्शन वाले किसी एस्टैब्लिश एक्टर को चाहते हो, तुम न्यू कमर हो, तुम ऐसा काम करना, तुम दूसरे बूढ़े का रोल कर लेना। तो मैंने कहा जो आदमी मुझे पिछले 1 साल से कमिटमेंट के बारे में सिखाता रहा, इस चीज़ के बारे में सिखाता रहा कि अपने हक के लिए लड़ो, तो मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता। तो मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा पैक करके टैक्सी में डाला और मैं ट्रेन के लिए जाने वाला था। सडनली मुझे याद लगा कि मुझे महेश भट्ट साहब को अपने मन की बात तो बता देनी चाहिए जाने से पहले। अब तो मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, मेरी इनसे कभी मुलाकात होगी नहीं। मैंने टैक्सी उनके घर पे ले गया। मैं, मेरी बदकिस्मती से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो मैं 6 फ्लोर जो है उनके घर पहुँचा और उनको मैंने कहा कि क्या ये सही है? उन्होंने कहा हाँ तुम दूसरा रोल कर लो। तो मैंने कहा भट्ट साहब आप 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप 1 नंबर के चीट हैं। पर चूंकि मैं शायद इतना दुखी था तो मेरे को रोना वगैरह भी आ गया था, और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद आप पिक्चर नहीं बना पाएंगे। और डर भी गए, मगर उनमें एक इंसाफ का मादा है, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने फोन उठाया और राजश्री वालों को कहा कि ये फिल्म जो है ये तो मैं अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा, बाकी इतिहास है। इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी बात आपको लगे गलत है तो कम से कम बोल देना बहुत जरूरी है। कब आपकी काया पलट हो जाए इसका पता नहीं लगता है। अगर आप सारांश के उस बेस्ट सीन की एक झलक हमें दिखा दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। 22 साल बाद हाँ, हम उसी 27 साल के बूढ़े को आज जवान देखना चाहते हैं। जवान तो आज भी है मेरे दोस्त। टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए प्लीज। दैट्स ऑल। ये बात सही है कि जिस एक्टिंग के प्रति आप इतने पैशनेट हैं जी, उस एक्टिंग को सीखने के लिए जब आप घर से भागे थे तो आपने मां के मंदिर से 100 रुपए चुराए थे? जी चुराए थे। वो 100 रुपया लेकर मैं चंडीगढ़ गया था इंटरव्यू देने, वापिस आ गया था और मेरे घर के बाहर पुलिस आई हुई थी। उन दिनों 100 रुपया खो जाना मतलब मेले में कोई बच्चा खो गया है। बच्चा तो मिल सकता है लेकिन 100 रुपया नहीं मिल सकता था। तो मेरी माँ ने, बेचारी ने, पता नहीं 6-7 महीने में वो 100 रुपया इकट्ठा किए होंगे। तो जिस दिन फिर मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू चंडीगढ़ गया था? मैंने कहा सॉरी माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा तू एक्टर बनने गया था? मैंने कहा जी सॉरी माफ़ कर दीजिए, अब नहीं कहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा डर मत, तेरा सिलेक्शन हो गया और 200 रुपये का स्टाइपेंड भी मिल रहा है, उसमें से 100 रुपया वापस अपनी माँ की मंदिर में डाल देना। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं आज एक्टर नहीं होता।